नमस्कार, ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। भाजपा सरकार ने महिलाओं को सुरक्षा प्रदान की है, कहा उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने। डीएलएड परीक्षा जुलाई 2024 का परिणाम हुआ घोषित। अग्रसेन जयंती सप्ताह की शुरुआत नंदीशाला में सवा मनी के साथ। श्राद्धों की अमावस्या पर अब बच्चे करेंगे अपने अभिभावकों को गाय बचाने के लिए जागरूक। अब खबरें विस्तार से। भिवानी विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी घनश्याम सर्राफ के पक्ष में मतदान की अपील करने के लिए राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भिवानी पहुंची। देवसर गांव में मतदाताओं को संबोधित करते हुए दिया कुमारी ने कहा कि भाजपा सरकार ने महिलाओं के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलाई है। केवल भाजपा सरकार ही महिलाओं को सुरक्षा प्रदान कर सकती है। वहीं उन्होंने तीसरी बार प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने की बात कही। गांव देवसर पहुंची राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने भिवानी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी घनश्याम सर्राफ के पक्ष में मतदान की अपील करते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने प्रदेश भर में महिलाओं को पूर्ण सुरक्षा मुहैया करवाई है। इसके अलावा हर वर्ग के भलाई के अनेक सराहनीय कार्य किए, जिनके दम पर प्रदेश में तीसरी बार की भाजपा सरकार बनेगी। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि वे 5 अक्टूबर को भिवानी विधानसभा क्षेत्र से घनश्याम सर्राफ को जिताकर भाजपा के हाथ मजबूत करने का कार्य करें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रभावशाली वैश्विक नीतियों एवं मुख्यमंत्री नायब सैनी के उत्कृष्ट नेतृत्व ने हरियाणा को विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। तीसरी बार भाजपा की सरकार बनने पर युवाओं को रोजगार, कमजोर वर्ग के उत्थान एवं तरक्की, शिक्षा, स्वास्थ्य के ढांचे को मजबूती सहित अनेक जनहित के कार्य किए जाएंगे। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी पहुंची हैं। मैं इनका हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूं। और ये देवसर गाँव है बहन जी, हमारा पूरा का पूरा क्षेत्र देवसर की देवी के दर्शन करता है प्रतिदिन। और ये मानते हैं कि नवरात्रि में तो 5-6 लाख लोग यहाँ पे इकट्ठा होते हैं। मैं आपसे इस विषय में बात कर रहा हूँ। मेरे 5 इलेक्शन हुए हैं। पहला इलेक्शन तो मेरे को भी ज्ञान नहीं था जी, वो चुनाव में हार गया था। जब से हमने होश से काम करना शुरू किया तो 9, 14 और 19 तीनों चुनाव जीते हैं। अब ये 24 की बारी है। जनता का आभार स्नेह देख के मैं मानता हूँ कि चौथी बार भी ये मेरे को विधायक बनाएंगे। आज देवसर में चुनावी सभा में आपके बहुत ही मेहनती, लोकप्रिय और जनसेवक विधायक साहब, मैं तो विधायक ही कहूँगी कि आप तो, मुझे लगता नहीं है कभी भी इनका आशीर्वाद कम होने वाला है। और उसी तरह से वोट भी भरपूर आपको मिलने वाले हैं। आपने जिस तरह से ये इनकी 5वीं बार चुनाव लड़ रहे हैं और आप लोगों की सेवा की है, आपके दुख में, आपके सुख में आपके बीच रहे हैं, वैसे ही हमारे घनश्याम जी सर्राफ साहब, मैं आपको बहुत बहुत पुनः ही जीत की बधाई देती हूँ। हमारे ठाकुर विक्रम सिंह जी, संजय के कोई विकल्प नहीं है। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी और आपके मुख्यमंत्री नायब सैनी जी जिस तरह से रात दिन काम कर रहे हैं, बहुत कम समय मिला मुख्यमंत्री जी को, लेकिन उस कम समय में हम सब ने देखा कि जनता से जुड़ाव, जनता से मिलना, जनता के काम करना, बड़े बड़े फैसले भी लिए उन्होंने। ऐसा मुख्यमंत्री और ऐसा प्रधानमंत्री बहुत किस्मत से मिलता है। हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं, पूरा देश सौभाग्यशाली है कि ऐसा जनसेवक, ऐसा प्रधानमंत्री हमको मिला है।
हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा जुलाई 2024 में संचालित करवाई गई डीएलएड प्रवेश वर्ष 2022 द्वितीय वर्ष और नियमित एवं प्रवेश वर्ष 2019, 20, 21, 22 की प्रथम व द्वितीय वर्ष की रीअपियर व मर्सी चांस की परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर वीपी यादव ने बताया कि डीएलएड 2022 की द्वितीय वर्ष व 2019 से 22 की नियमित व प्रथम द्वितीय वर्ष की परीक्षा में कुल 20,958 परीक्षार्थी प्रविष्ट हुए, जिनका परिणाम 74.69% रहा। वहीं उन्होंने बताया कि रीवैल्यूएशन करवाने वाले छात्र परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद 20 दिन तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर वीपी यादव ने बताया कि डीएलएड प्रवेश वर्ष 2022 द्वितीय वर्ष की नियमित एवं प्रवेश वर्ष 2019, 20, 21 व 22 की प्रथम व द्वितीय वर्ष के रीअपियर व मर्सी चांस की परीक्षा जुलाई 2024 में कुल 20,958 छात्र अध्यापक प्रविष्ट हुए। उन्होंने बताया कि डीएलएड प्रवेश वर्ष 2021 से 23 प्रथम वर्ष रीअपियर में 484 छात्र अध्यापक प्रविष्ट हुए, जिनमें से 240 उत्तीर्ण रहे, जिनकी पास प्रतिशतता 49.59 रही, तथा प्रवेश वर्ष 2021-22 द्वितीय वर्ष रीअपियर में 1085 छात्र अध्यापक प्रविष्ट हुए, जिनमें से 833 उत्तीर्ण रहे, जिनकी पास प्रतिशतता 76.77 रही। उन्होंने बताया कि इन परीक्षा परिणामों के आधार पर जो छात्र अध्यापक अपनी उत्तर पुस्तिकाओं के पुनः जांच अथवा पुनर्मूल्यांकन करवाना चाहते हैं, वे निर्धारित शुल्क सहित परिणाम घोषित होने की तिथि से 20 दिन तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। bseh.org.in इस पर उपलब्ध होगा। 2022-24 के अंदर जो द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी नियमित, उसमें कुल 16,892 विद्यार्थी जो है छात्र अध्यापक प्रविष्ट हुए थे, जिनमें से 12,617 ने ये परीक्षा उत्तीर्ण की, जो अगर प्रतिशत के अंदर बताएं तो 74.69% जो है छात्र अध्यापक उत्तीर्ण रहे। और इनके अंदर महिला अध्यापक 8,641 थी, जिसमें से 6,801 पास हुई। उनका पास प्रतिशतता जो है 78.71 रही। और वो जो पुरुष छात्र थे वो 8,251 थे, जिनकी पास प्रतिशतता 70.49 रही, यानी 5,816 ने परीक्षा पास की। ऐसे ही अगर हम प्रथम वर्ष की बात करें 2022-24 का रीअपियर के केसेस, उसमें 2,381 छात्र अध्यापक प्रवेश हुए थे, जिसमें 1,220 ने यह परीक्षा उत्तीर्ण की, और उनका जो परिणाम है रीअपियर्स का वो 51.24 रहा। इस तरह से ये डीएलएड का परिणाम आज हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड घोषित कर रहा है। और जो विद्यार्थी जिन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है या उनको अपने पुनर्मूल्यांकन या पुनर्जांच चाहते हैं, तो रिज़ल्ट डिक्लेरेशन के डेट से यानी आज से 20 दिन तक वो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साथ में ही परफॉर्मेंस शीट जो है, उनकी जो आंसर शीट्स है, उसकी प्रति जो है अगर वो चाहते हैं तो उनकी जो संस्था है उनकी ईमेल आईडी पर भेज दी जाएगी। और इस तरह से आज का जो इस बार का जो रिज़ल्ट है डीएलएड का, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड बहुत जल्दी ही हमने घोषित किया है। और जो उत्तीर्ण छात्र हैं उनको मैं बधाई देता हूँ, और जो छात्र किसी तरह से उत्तीर्ण नहीं हो पाए हैं वो और अपनी जो है परीक्षा को और से तैयारी करके अपनी परीक्षा देंगे। और इससे मैं उनको बधाई देना चाहूँगा कि आगे से सभी जितने भी उत्तीर्ण हैं वो बहुत जल्दी से जल्दी उनकी मार्कशीट भी उनके पास पहुँच जाएगी। महाराजा अग्रसेन जयंती को लेकर श्री अग्रसेन ट्रस्ट व श्री अग्रवाल सभा के द्वारा 7 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन करवाया जा रहा है। कार्यक्रम की शुरुआत नंदीशाला में गायों के लिए गुड़ व दलिया की स्वामनी लगाकर की गई। श्री अग्रसेन ट्रस्ट के प्रधान रामदेव तायल ने कहा कि हिंदू धर्म में गायों की पूजा का विशेष महत्व है। गाय माता की सेवा सब प्रकार के दुखों को दूर करके सुख प्रदान करती है। श्री अग्रसेन ट्रस्ट के प्रधान रामदेव तायल ने कहा कि हिंदू धर्म में गौ पूजा का खास महत्व बताया जाता है। महाराजा अग्रसेन जयंती के अवसर पर किया जाने वाले साप्ताहिक कार्यक्रमों का आरंभ नंदीशाला में सवामनी लगाकर किया गया। प्रधान रामदेव तायल ने कहा
कि जो व्यक्ति गाय माता की सेवा और सब प्रकार से उनका अनुगमन करता है उसे अत्यंत सुखदायी फल मिलता है। गाय की पूजा भगवान की पूजा के बराबर मानी जाती है। उन्होंने कहा कि ऐसा कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति तीर्थ पर नहीं जा पा रहा है तो वह गाय की सेवा करे। गाय की सेवा से तीर्थ करने के बराबर पुण्य मिलता है। प्रशासक सुभाष गोयल ने कहा कि न केवल मनुष्य बल्कि जानवरों की सेवा करना भी महाराजा अग्रसेन की सोच व नीति में शामिल था। इसके लिए वे समय समय पर सहायता के हाथ बढ़ाते थे। महाराजा अग्रसेन के पदचिन्हों पर चलते हुए समाज के लोगों ने नंदीशाला में हरा चारा एवं दलिये की सवामनी लगाई है। जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज पहला कार्यक्रम नंदीशाला में किया गया है, जिसकी सहयोगी संस्था श्री अग्रसेन ट्रस्ट भिवानी है। अग्रवाल सभा लगभग 15 दिनों तक विभिन्न कार्यक्रम विभिन्न स्थानों पर करती है, जिसका आज पहला दिन का कार्यक्रम गौ सेवा, गौ चारा और दूसरा हरा चारा है। इसमें अग्रवाल समाज के अनेक भिवानी के बंधु उपस्थित हैं। सभी के मन में एक ही भावना है कि समाज में जो भी बुराइयां हैं, जो भी विकृति हैं, जो भी समाज में अर्थहीन है, निर्धन है, कमजोर, उनको कैसे उठाया जाए, कैसे आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि महाराजा अग्रसेन जी ने समाजवाद और प्रत्येक व्यक्ति को अपने बराबर बनाने का संदेश। हमारा पहला कार्यक्रम ये अग्रसेन जयंती पर मनाया जा रहा है, जो नंदीशाला में मनाया जा रहा है। गौओं की सेवा करना भी महाराजा अग्रसेन का एजेंडे में था। तो सभी अग्रवाल भाई यहाँ इकट्ठे हुए हैं और श्री अग्रसेन ट्रस्ट के द्वारा आज का दिन हरे चारे का और उसका आज नंदीशाला में प्रोग्राम है। मैं सभी भाइयों से अग्रवालों से अनुरोध करता हूँ कि ज्यादा संख्या में इकट्ठे होकर आपस में श्री महाराजा अग्रसेन जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रमों का आज शुभारंभ किया गया। इसमें पहला कार्यक्रम आज गौ सेवा का श्री अग्रसेन ट्रस्ट भिवानी के सहयोग से नंदीशाला में किया गया। इस कार्यक्रम में आज सभी अग्रबंधु मिलकर उपस्थित हुए। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री सुरेंद्र जी जैन ने, श्री अग्रसेन ट्रस्ट के सचिव ने और इसके मुख्य अतिथि श्री रामदेव जी तायल रहे और विजय किशन जी का हमें यहाँ पर सानिध्य मिला। और इसमें भिवानी समाज के सभी अग्रबंधु एकत्रित होकर यहाँ आज गौ सेवा के लिए स्वामी लगाने और गौ सेवा के लिए चारा देने के लिए उपस्थित हुए। और आज का कार्यक्रम में महाराजा अग्रसेन जी के जो विचार थे, उन्होंने गौ सेवा के लिए, स्वास्थ्य सेवा के लिए अनेकों प्रकल्प अपने जीवन के अंदर चलाए। तो उन विचारों को अग्र समाज में भेजने के लिए हमने आज TIT सीनियर सेकेंडरी स्कूल में गोरक्षा दल सदस्यों के द्वारा गायों को बचाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर गोरक्षा दल प्रधान संजय परमार के नेतृत्व में दल के सदस्यों के द्वारा बच्चों से अपने घरों के आसपास व अपने अपने माता पिता से श्राद्ध पक्ष में गायों को तला हुआ भोजन न खिलाने के लिए अपील की गई और उन्हें इस संबंध में शपथ भी दिलाई गई। वहीं विद्यालय प्राचार्य डॉक्टर DP कौशिक ने कहा कि जो व्यक्ति गायों की सेवा करता है वह सभी प्रकार से दुखों से मुक्त हो जाता है। श्राद्धों के चलते गोरक्षा दल द्वारा TIT स्कूल में गायों को बचाने के लिए बच्चों को जागरूक किया गया। इस अवसर पर गोरक्षा दल के अध्यक्ष संजय परमार ने बताया कि श्राद्ध पक्ष में हमें गायों को तली हुई पूरियां और अन्य भोजन नहीं खिलाना चाहिए। इससे हर वर्ष अनेकों गाय मर जाती हैं। ऐसा करके हम पुण्य तो कमा नहीं सकते, लेकिन पाप के भागीदार अवश्य बन जाते हैं। उन्होंने कहा कि अमावस्या के दिन गौशाला में जाकर गायों को हरा चारा व गुड़ और इससे संबंधित सामान का दान करें। उन्होंने इस बारे में बच्चों को शपथ दिलाई कि वे अपने माता पिता व आसपास के लोगों को इस संबंध में जागरूक करेंगे कि गायों को अमावस्या के दिन कोई भी तला हुआ भोजन नहीं खिलाया जाएगा। देखिए, अमावस जागरण अभियान हमने चला रखा है। इस दिन हम कह रहे हैं कि गाय तलवार से नहीं मरती, छुरी से नहीं मरती, गाय रोटी से मरती है। वो बताने के लिए लोगों को आए हैं कि लोगों का ये कहना कि हमने तो एक ही रोटी दी है, यही इसकी मौत का कारण बनता है। कारण क्या होता है, ये लास्ट वाले अमावस वाले दिन हर घर से 16 जगह पर रोटी की पूरी लगती है और मोहल्ले के अंदर गायें 2-3 में होती हैं। हर जगह से अगर 16 जगह रोटी निकालेंगे और गाय 2-3 होगी तो नेचुरल है उसको पेट के अंदर बहुत ज़्यादा चला जाएगा। और जबकि ये गायें 2 से 2.5 किलो कच्चा या पक्का अनाज ही पचा सकती है। तो ओवर ईटिंग की वजह से गाय मर जाती है 4 या 5 घंटे बाद। वो पता नहीं लगता। उस बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए पिछले साल भी 32 गायें मर गई थी, उससे पिछले साल 25 मरी थी, उससे पिछले साल 40 मरी थी। तो बचाने के लिए आज हम डॉक्टर DP कौशिक जी ने हमारे को कई बार स्कूल में बुला लिया है और हम बच्चों को जागरूक करें भी, अपने पेरेंट्स को बताएं कि लास्ट वाले दिन इस पाप से बचना है। अमावस वाले दिन साल में एक दिन
रोड पे खड़े किसी गोवंश को गोग्रास नहीं देना। तो यही कहना चाहेंगे कि हमारा सौभाग्य है कि हमें गौ सेवा करने का मौका मिल रहा है और सभी युवा बड़े बूढ़े जो भी हैं सबको करनी चाहिए, जो कि हमारा धर्म भी है और इससे पीछे नहीं हटना चाहिए। जहाँ तक हो सके प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सभी को सहयोग करना चाहिए, जो कि समय की जरूरत है। किसान, मजदूर, कर्मचारियों व व्यापारियों के आंदोलन और समस्याओं से जुड़े कांग्रेस व सीपीआईएम के साझे प्रत्याशी कॉमरेड ओम प्रकाश का विश्वास है कि इस चुनाव में मतदाता उनके पक्ष में वोट करेंगे। भिवानी हलचल से हुई एक विशेष मुलाकात में उन्होंने सत्तासीन पार्टी पर आरोपित टिप्पणियां की। आइए अब हम उन्हीं से उनके चुनाव नीति व प्राथमिकताओं के बारे में जानते हैं। भिवानी विधानसभा सीट उस वक्त हॉट सीट बन गई जब नामांकन दाखिल करने से चंद घंटे पहले कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन के तहत भिवानी की सीट सीपीआईएम को दे दी। ये उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा झटका था जो कांग्रेस की टिकट के लिए लाइन में थे। एक बहुत बड़ा झटका कांग्रेस ने बड़े धीरे से दिया और इस सीट पर पहले से ही सीपीआईएम की तरफ से कॉमरेड ओम प्रकाश जी जो थे वो अपना नामांकन दाखिल कर चुके थे। कि कॉमरेड ओम प्रकाश करीब 2.5 साल से कम्युनिस्ट पार्टी 38 साल से कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए हैं और जनता के समस्याओं के लिए हर संघर्ष में आगे रहते हैं। इनके जीवन का एक अन्य उल्लेखनीय पहलू ये भी है कि उन्होंने बैंक के सीनियर मैनेजर की कॉर्पोरेट नौकरी को छोड़कर सामाजिक सेवा को चुना। अब गठबंधन प्रत्याशी के रूप में चुनाव जीत हार से परे रहकर उन्होंने कड़ी मेहनत और पक्के इरादे के साथ प्रचार अभियान में रमे हुए हैं, जबकि उनका ये पहला चुनाव है। अब हम उनसे जानना चाहेंगे। कॉमरेड साहब, मेरा पहला सवाल ये है, जब आपने बैंक की एक इतनी बड़ी सीनियर मैनेजर की पोस्ट छोड़ी, उस वक्त में आपके परिवार का रिएक्शन क्या था, प्रतिक्रिया क्या थी? दामू साहब, मैं 22D का चीफ मैनेजर था, जो स्केल 4 का होता है और वो मैनेजमेंट में आता है। मैंने घर वालों से सलाह नहीं दी और रात को 3-4 दिन तो मैं सोया नहीं। एक तरफ ये था कि भाई 6 महीने में एजीएम बन जाऊंगा, लोग ये कहेंगे भाई भाग गया, कायरता दिखाई है। दूसरी तरफ लोगों की जन समस्याएं और जिस तरह का परिवेश देश में और राज्य में हो रहा था, उसमें यह था कि भाई जो हमारे आजादी के नेता थे, जिस तरह से हमारा धर्मनिरपेक्ष देश है और उस देश में धर्मनिरपेक्षता की धज्जियां उड़ाई जा रही और नागरिकों को धर्म और जाति पर बांटा जा रहा है, तो उन शहीदों की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए जनता के बीच में जाने का मन बढ़ गया। वो पलड़ा भारी हो गया, वो प्रमोशन वाला पलड़ा कमजोर हो गया। तो जब चंडीगढ़ से रिजाइन देके वो 2 महीने में एक्सेप्ट हुआ, 2 महीने पहले अप्लाई कर दिया था। 14 मार्च को मुझे वो दिन है। तो जब मैं भिवानी आया तो मैडम को मैंने बताया मैं छुट्टी आया हूँ चुनाव के लिए। उस समय लोकसभा के चुनाव हो रहे थे 2014 में। तो वो कहने लगे क्लोजिंग का टाइम, मुझे पता आप एक दिन भी छुट्टी नहीं लेते थे जी, अब आप 2 महीने की छुट्टी कैसे ले रहे हो, मुझे गड़बड़ लग रही है। वो अल्टीमेटली धीरे धीरे फिर पता लग गया। वो एकदम डिप्रेशन में आ गई कि लोगों को नौकरी मिलती नहीं, आप 1 लाख की नौकरी छोड़ के आ गए, कुछ तो शर्म कर लेते। आपके 2 बच्चे अभी पढ़ रहे हैं और मतलब कोई कमाने वाला भी नहीं है। तो बहुत मुश्किल से हाथ पैर जोड़ के उनको डांटा, लेकिन वो 6 महीने साल डिप्रेशन में रही। नहीं, अभी तक आपने कोई चुनाव नहीं लड़ा। हाँ जी, यह विधानसभा का चुनाव आपका पहला चुनाव है। पहली बार चुनाव मैदान में उतर कर आपको कैसा लगा? देखो जी, मैं बैंक में था तब भी समाज सेवा में और लोगों के बीच में रहता था, और मेरी किसान आंदोलन में, कर्मचारी आंदोलन में और सामाजिक आंदोलनों में कई बार गिरफ्तारियां हुई, जेलों में भी रहा। ये तो शुक्र है मैनेजमेंट का, बैंक में वो मुझे बहुत अच्छे दृष्टिकोण से देखते थे। एक हमारे कॉमरेड पृथ्वी सिंह गोरखपुरिया, उन्होंने हमारे इशार से उन्होंने हमारी स्टेट कमेटी को बताया भी ये नौकरी पूरी नहीं करेगा, तुम्हारा आदमी बहुत तेजी के साथ चल रहा है, इसको कहो बालक पाड़ ले। अभी जो है ये मूवमेंट तो जो है लंबा इतिहास है इनका, तो एकदम कुछ नहीं होता था। आज चुनाव मैदान में भिवानी की सीट पर 4 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनकी सीधे रूप से टक्कर है। आप पार्टी, गठबंधन, बीजेपी और एक इंडिपेंडेंट।
इन चारों के बीच में आप अपने आप को कहाँ पाते हैं 1 से 10 नंबर पर? देखो दामू जी, ऐसा है, देखो चुनाव लड़ना तो सबका लोकतांत्रिक अधिकार है, कोई भी खड़ा है, और राजनीतिक महत्वाकांक्षा कोई बुरी चीज नहीं है। हर आदमी सोचता है भाई मैं आगे बढ़ूं, सेवा करूं लोगों की, तो वो लड़ रहे हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरे बहुत सौहार्दपूर्ण संबंध है सबके साथ। जहां तक मुकाबले का सवाल है, मुझे भाजपा के साथ मुकाबला लग रहा है, क्योंकि भाजपा का शासन भी है और 3 बार के भी विधायक बने हुए हैं। वो पार्टी धन्ना सेठों की पार्टी है, पैसे भी हैं, सरकारी मशीनरी का भी वो प्रयोग करते हैं, अथाह साधन है, प्रेस में उनका संबंध है ज्यादा। तो जनता मेरे साथ जो दे रही है, तो मुकाबला मुझे उन्हीं से लगता है। बीजेपी से मुकाबला? बीजेपी से मुकाबला। जब आपको कांग्रेस का साथ मिला लास्ट मोमेंट पर, उस दिन जब नॉमिनेशन फाइल किए जाने थे, उस वक्त में जैसे आपके पास ये सूचना आई कि आप साझा उम्मीदवार बन गए हो कांग्रेस के साथ, उस वक्त में आपकी पहली फीलिंग क्या थी? देखो, उससे पहले ये 12 तारीख को सुबह डिक्लेयर हुई है। रात को हम बात कर रहे थे परिवार में, मैं, मैडम और हम ही हैं, तो बच्चे तो सब जॉब पर लगे हुए हैं। तो कई देर तक वो सुनता रहा मैं, भाई टिकट डिक्लेयर होंगी वो यूट्यूब पे। तो मैडम बोली सो जा, तेरे को नहीं मिलती टिकट, यहाँ बड़े बड़े लोग लाइन में लग रहे, तेरे जैसे रोड पर चलने वाले आदमी को कौन टिकट देगा, खाम खा पुलाव बांध रही। चलो सो गए जी। फिर 6 बजे कॉमरेड इंद्रजीत का जो हमारे नेता हैं, उनका फोन आया कि भाई वेणुगोपाल ने वृंदा करात को फोन पर ये कहा कि भाई ये भिवानी की सीट CPIM को दे रहे हैं, तो क्या किसी कांग्रेसी का फोन आया है? मैंने कहा जी अभी तक तो नहीं आया है। तो फिर 6:30-7 बजे धीरज सिंह का सबसे पहले फोन आया कि कामड़ जी ये टिकट तो आपको दे दी गई है। हम और भारद्वाज लाइन में थे, तो हमारे को बताया गया भाई ये तो गठबंधन को चली गई है, वेरी सॉरी, हम आपको ये नहीं दे पाएंगे। फिर थोड़ी देर के बाद संदीप सिंह तंवर का फोन आया कि कामड़ जी आपको मिल गई है, हम पूरी मदद करेंगे आपकी, और आप भाग्यशाली हो, आपको मुबारक हो। फिर कई कांग्रेसी भाइयों के फोन आए। फिर मैंने हमारे कॉमरेड इंद्रजीत को भी फोन किया कि भाई ये सीट, तो कांग्रेसियों का भी फोन आया हमारे भाइयों का, ये CPIM को दे दी गई। आपकी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों की विचारधाराएं अलग अलग है। यस। जब आप कम्युनिस्ट पार्टी के मंच पर होते हो तो आप कांग्रेस को भी टारगेट बनाते हो, बीजेपी को भी बनाते हो, फला ढिमका, जो भी पार्टी आपके सामने होती है उसको टारगेट बनाते हो। अब ऐसी स्थिति में जो 2 अलग अलग विचारधाराओं की पार्टियां वो साथ मिली है, इसमें आप अपने आप को कैसे एडजस्ट करके चलते हो? देखो दामू भाई, ऐसा है, ये समय समय की बात होती है। आज देश में जिस तरह का भाजपा के शासन में हमारे लोकतंत्र को, धर्मनिरपेक्षता को और हमारी संस्थाओं को, हमारे भाईचारे को जिस तरह खतरा पैदा हो गया, उस खतरे में ये बड़ा दुश्मन है, और बड़े दुश्मन को हराने के लिए हमारी ताकत नहीं है। हमें हमारे लाइक माइंडेड सेकुलर जो पार्टियां हैं उनका योगदान लेना पड़ेगा, उनके साथ तालमेल करना पड़ेगा, तभी बड़े दुश्मन को हराया जा सकता है, नहीं तो बहुत डिफिकल्ट है। और देश में अगर भाजपा रही तो हमारी संस्थाएं खत्म हो जाएंगी और तानाशाही का भी खतरा है। और ये पार्टी जो बड़े धन्ना सेठों की पार्टी है, किसान मजदूर का बहुत शोषण होगा। ऐसी परिस्थितियों में कुछ मतभेद भुलाकर भी हमें एकता बनानी पड़ेगी, ये समय की परिस्थितियों की मजबूरी। मैं आपसे एक कड़वा सवाल सीधे रूप से पूछ रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, कि आपको लोग यानी कि मतदाता आपको वोट क्यों दे? देखिए दामू जी, ऐसा है, जबकि मेरे सामने जबकि 3। हाँ बिल्कुल सही है, सही है। देखो हम यहाँ 36 बरादरी के साथ हमने कभी ये नहीं देखा ये किस जाति का किस धर्म का है। जो हमारे पास समस्याएं लेके आया उसकी समस्याओं में हमने शिरकत की, कुछ हल भी निकाले, और हम उन लोगों के आशीर्वाद से, हमारे 36 बरादरी के भाई बहनों के आशीर्वाद से, हम भिवानी में मिलकर के एक ऐसी भिवानी बनाना चाहते हैं जिसमें नागरिकों की जो समस्याएं हैं, नागरिक समस्याएं, पीने का पानी शुद्ध मिले, आपकी सीवरेज व्यवस्था ठीक हो, सड़कें ठीक हो, बारिश का पानी ना भरे, कीचड़ ना हो, और हमारे बच्चों का स्वास्थ्य शिक्षा की व्यवस्था हो,
कानून व्यवस्था हो, हमारे व्यापारियों को सुरक्षा मिले, भाई बहनों को सुरक्षा मिले और भ्रष्टाचार पर रोक लगे। जो हमारे संसाधन है शहर में, उन संसाधनों का इस्तेमाल हम हमारे नागरिकों का बेहतर जीवन बनाने के लिए करें जी। और जिस तरह के कब्जे किए जा रहे हैं नाजायज किसी गरीब आदमी के पीआईडी बदल के, वो इस तरह के माफिया पर रोक लगी। एक मेरा आखिरी सवाल है, आप विधायक बनने के बाद में आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? कामू जी, हमारी प्राथमिकताएं रहेंगी नागरिकों को नागरिक सुविधाएं मिले, उसके लिए हम रात दिन काम करेंगे। गांव में पीने का पानी मिले, सिंचाई का पानी मिले, कानून व्यवस्था ठीक हो। हमारे मेडिकल कॉलेज जो कांग्रेस के शासन में स्थापित किया गया था, उसमें अच्छे डॉक्टर हो, दवाइयां हो, मशीनें हो, हमारे गरीब लोगों का इलाज हो, कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, महकमों का निजीकरण रोका जाए, पुरानी पेंशन बहाल हो, आशा वर्कर, आंगनबाड़ी, मिड डे मील को पक्का किया जाए और जो सहारा पीएसएल की कंपनियां जो लूट के लेगी, उन नागरिकों को भी वो पैसा वापस मिले। तो ये मजदूरों की दिहाड़ी बढ़े और जो मजदूर खुली दिहाड़ी करते हैं, भवन निर्माण में काम करते हैं और मनरेगा में करते हैं, मनरेगा का काम मिले, 600 रुपये दिहाड़ी हो। और तमाम तरह के मजदूर जो बेजमीने हैं और कोई साधन नहीं है, उनको उनका रजिस्ट्रेशन हो और रजिस्ट्रेशन के जरिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं हैं जो बोर्ड की, उनको वो सुविधा मिले। और इस इलाके में भयंकर बेरोजगारी है, एक तरफ महकमों में जो खाली पद पड़े वो भी भरे जाएं और एससी और ओबीसी का जो आरक्षण है वो संविधान के अनुसार लागू हो। कौशल रोजगार निगम में वो लागू नहीं किया और कौशल रोजगार निगम भंग करके हम उनको नियमित भर्ती करेंगे। लेकिन हमारी सरकार आ रही है गठबंधन की और मेरा प्रयास होगा कि इस इलाके में कोई बड़ा कारखाना लगे ताकि हमारे नौजवानों को रोजगार मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। हम धन्यवाद आपका भी करते हैं, आपकी विजय हो। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने जनता को हमारी बातें पहुंचाई। धन्यवाद। और अब चलते चलते भिवानी विधानसभा सीट से जीत की हैट्रिक लगाने वाले घनश्याम सर्राफ एक बार फिर भाजपा प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में हैं। इस बारे में वे सीधे मुकाबले में न होकर 4 कोणीय मुकाबले में फंसे हैं। उनका मुकाबला कांग्रेस सीपीआईएम गठबंधन के प्रत्याशी कॉमरेड ओम प्रकाश, आप पार्टी की प्रत्याशी इंदु शर्मा और निर्दलीय उम्मीदवार अभिजीत लाल सिंह से है। कांग्रेस ने अंतिम समय में भिवानी की सीट गठबंधन के तहत सीपीआईएम को दे दी। चर्चा है कि कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को लगा कि भिवानी सीट कांग्रेस पार्टी लगातार हारती आ रही है, पर इस बार हालात बदले हुए थे। लेकिन कांग्रेस आलाकमान ने इंडिया गठबंधन के तहत भिवानी की सीट सीपीआईएम को दे दी। अब इसका परिणाम यह हुआ कि भाजपा का पलड़ा स्वतः ही भारी हो गया, क्योंकि भाजपा प्रत्याशी घनश्याम सर्राफ के सामने कोई बड़े जनाधार वाला नेता नहीं है। निर्दलीय प्रत्याशी अभिजीत लाल सिंह को कांग्रेस का टिकट नहीं मिला तो वे पार्टी से विद्रोह करके निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में आ गए। नगर परिषद चेयरमैन पद के चुनाव में 21,607 वोट लेकर दूसरे स्थान पर रहने वाली इंदु शर्मा इस चुनाव में आप पार्टी के प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में हैं। भिवानी से अब कांग्रेस सीपीएम का साझा उम्मीदवार कॉमरेड ओम प्रकाश है। यह उनका पहला चुनाव है, लेकिन वे बड़े ही कसावट के साथ चुनाव अभियान चला रहे हैं। कांग्रेस द्वारा भिवानी की सीट छोड़ा जाना कॉमरेड के लिए किसी गुड लक से कम नहीं रहा। विपक्ष के ये 3 प्रत्याशी ही अपना सीधा मुकाबला भाजपा के प्रत्याशी घनश्याम सर्राफ से मान रहे हैं। सर्राफ 2005 का पहला चुनाव कांग्रेस प्रत्याशी से हार गए थे, परंतु फिर 2009, 2014 और 2019 के लगातार 3 चुनावों में विजय रहकर जीत की हैट्रिक लगाई। अब 5वीं बार घनश्याम सर्राफ फिर मैदान में हैं। देखना होगा कि क्या इस बार वे जीत का चौका लगा पाते हैं या नहीं। और अंत में फिर से एक नज़र आज की न्यूज़ हेडलाइंस पर। भाजपा सरकार ने महिलाओं को सुरक्षा प्रदान की है, कहा उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने। डीएलएड परीक्षा जुलाई 2024 का परिणाम हुआ घोषित। अग्रसेन जयंती सप्ताह की शुरुआत नंदीशाला में सवामनी के साथ। श्राद्धों की अमावस्या पर अब बच्चे करेंगे अपने अभिभावकों को गाय बचाने के लिए जागरूक।
अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।